ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने गॉस थ्योरम का प्रूफ देखा था। ओके, गॉस थ्योरम के प्रूफ के बाद वी आल्सो सॉ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसमें पहला वाला जो एप्लीकेशन था वो क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, अब ये मैं वापस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यानी पूरा डेरिवेशन नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कुछ बातें ऐसी डिस्कस करनी है कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूंगा यहाँ पे जो हमारा चार्ज ओके कंडक्टर है या जो चार्ज स्पीयर है, ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज बेसिकली व्हाट अ स्पीयर अ बॉल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्पेरिकल शेप है। तो उसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस लेंगे हम लोग, ओके, वो गॉसियन सरफेस भी क्या लिया हम लोगों ने? ओके, तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जो चार्ज है वो चार्ज क्या होना चाहिए? प्रॉपरली एनक्लोज होना चाहिए। तो इसलिए चार्ज स्पीयर के लिए जो गॉसियन सरफेस लिया है हम लोगों ने, वो भी क्या लिया है? एक स्पीयर ही लिया है। और वो स्पीयर इस तरह से लिया हुआ है कि गॉसियन स्पीयर और जो ओरिजिनल चार्ज स्पीयर है, ओके, दोनों के सेंटर क्या है? सेम है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो दोनों स्पीयर क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। ओके, अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। ओके, तो गॉसियन सरफेस भी हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया ये कंडक्टर का या फिर ये सिलेंडर का। और वो जो लेंथ है, ओके, लेट अस से वो लेंथ को हमने बोल दिया एल। और वो लेंथ को कवर करने वाला हम लोगों ने क्या ले लिया? एक गॉसियन सरफेस ले लिया। लेकिन वो गॉसियन सरफेस अगेन कैसा लिया? तो इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप। ठीक है, तो जैसे पिछले केस में हम लोग बोल रहे थे कि कैपिटल आर वॉज रेडियस ऑफ द एक्चुअल चार्ज मेटेलिक स्पीयर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वॉट, तो हम लोग बोलेंगे गॉसियन स्पीयर। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग बोलेंगे अगर कैपिटल आर लिया तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड स्मॉल आर विल बी व्हाट? रेडियस ऑफ द गॉसियन ओके सिलेंडर। ये क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ एनी शेप। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है? तो जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया डीएस मार्क किया था, वो डीएस को पैरेलल एक और एरिया लिया विच इज जस्ट आउटसाइड द बॉडी, चार्ज बॉडी, ये आपको याद है। और एक जो हम लोगों ने ओके वो जो डीएस एरिया लिया दैट वाज इनसाइड द चार्ज बॉडी। तो ये जो तीनों एरिया है इनको अगर मैंने कनेक्ट किया तो मुझे एक सिलिंड्रिकल फॉर्म मिलेगा। और ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्म है ये हम लोग इसको सिलेंडर ही बोलेंगे। दिस सिलेंडर इज व्हाट? योर गॉसियन सिलेंडर। ओके, और ये गॉसियन सिलेंडर जो है इट इज एनक्लोजिंग दिस डीएस। ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है डीएस, ओके, ये वाला, ये जो बीच वाला डीएस है उसके ऊपर क्या है? हम लोग बोलते हैं देर इज सम चार्ज। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो बीच वाला डीएस है ये इसके ऊपर क्या था? तो हम लोग बोल रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब चार्ज तो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग सिर्फ ये डीएस कंसिडर कर रहे हैं। और हमने बोला ये डीएस पे जो चार्ज रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट विल बी surface charge density sigma into ds. Okay, the charge enclosed by area ds is what? Sigma into ds. ये क्लियर है? और जो इसके अराउंड हम लोगों ने या इसके आजू बाजू जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया वो ये सिलेंडर कंसिडर किया। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो गॉसियन सरफेस भी है उसका कौन सा एरिया इफेक्टिव रहेगा? तो जो एरिया लाइंस ऑफ फोर्स को नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, वो लॉजिक के हिसाब से डीएस से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, तो ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो लाइंस ऑफ फोर्स का है। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूँ कि डीएस को अंदर का जो सर्कल है बी और बाहर का जो सर्कल है जिसको हम लोग जहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं ए, ओके, ये दोनों सर्कल क्या है? ओके, या ये दोनों जो एरियाज है ओके वो उसको क्या है? हम लोग बोलेंगे नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है लाइंस ऑफ फोर्स को। लेकिन ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज पैरेलल। तो बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ओके, यानी ये जो सिलेंडर है, ओके, यस, तो ए से लेके बी तक जो सिलेंडर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया, तो वो लाइंस ऑफ फोर्स को क्या हम लोग बोलेंगे? वो लाइंस ऑफ फोर्स को पैरेलल है। क्या आपको आ रहा है समझ में? तो पैरेलल होने के कारण हम लोग बोलेंगे उसका जो एरिया वेक्टर रहेगा, ओके, यस, तो वो एरिया वेक्टर कैसा रहने वाला है? रेडियल रहने वाला है। वो रेडियल जो एरिया वेक्टर रहने वाला है, ओके, वो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या लाइंस ऑफ फोर्स को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। और हमारा जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो इट इज इंटीग्रेशन एप्सिलॉन ई कॉस थीटा डीएस। तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे इट विल बिकम जीरो। तो ऐसे केस में ये जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ओके, वो हम लोगों के लिए क्या है? इनइफेक्टिव है। तो फिर हम लोग बोलते हैं कौन से दो एरिया इफेक्टिव है? तो ये जो अंदर का सर्कल है और बाहर का सर्कल है। लेकिन अंदर का सर्कल क्यों नहीं कंसिडर करेंगे?
तो हम लोग बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जाती ही नहीं है, यानी कोई बॉडी के ऊपर अगर चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ओके, तो लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगे, अंदर की तरफ थोड़ी रहेंगे। वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे सिर्फ बाहर का जो एरिया ए है वो इफेक्टिव है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने यहाँ पे जो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, ओके, यस, तो उसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे आएगा, तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर गॉसियन सिलेंडर, ओके। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं आएगा, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ जो इफेक्टिव एरिया है वो ds है, तो पूरा गॉसियन सर्फेस का एरिया लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सिर्फ इतना आएगा एप्सिलॉन ई इंटू डी एस। एंड हम लोग बोलेंगे बाय गॉस थ्योरम, ओके, जितना भी हम लोग बोलते हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दैट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, ओके, द चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, दैट विल बी सिग्मा इंटू ds। तो एप्सिलॉन इंटू ई इंटू ds इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ds। इसमें से कॉमन टर्म्स कैंसिल किया, आपको मिला ई इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ओके। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इफ k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, तो e को कैसे लिखेंगे हम लोग, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू k। इफ द चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर मीडियम, तो k का वैल्यू क्या रहने वाला है, 1, एयर या वैक्यूम में, ओके। हम लोग बोलेंगे e का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज infinitely plane sheet, okay, consider a uniformly charged thin infinite plane sheet, let sigma be the surface charge density of the sheet, okay, ये आपको ध्यान में रखना है। by symmetry electric field is perpendicular to the plane sheet and directed outwards, okay, the electric field intensity has same magnitude at a given distance on either sides of the sheets, okay। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, जो चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो दोनों साइड पे किया, ओके। जैसे पिछले केस में या जो लास्ट टू लास्ट केस था उसमें हम लोगों ने इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर लिया है, यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करने वाले हैं, इनफाइनाइट प्लेन शीट कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, लेट P बी द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड, ओके। तो P इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, S इज द गॉसियन सर्फेस। अब यहाँ पे गॉसियन सर्फेस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ये बेसिकली एक गॉसियन सिलेंडर लिया है, ओके, जो पॉइंट P में से पास हो रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के देता हूँ, ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये हमारे इस तरह से एक शीट है, ठीक है। ये शीट के बाहर यहाँ पे मैं पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, यस। अब ये जो पॉइंट P है इसके आजू बाजू एक मैं एरिया ड्रॉ करता हूँ, और वो जो एरिया है वो शीट में से लोग बोल रहे हैं इट इज पासिंग थ्रू द शीट लाइक दिस। तो ये शीट के पीछे भी क्या रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ गॉसियन सिलेंडर। ये आपको आ रहा है समझ में, यानी जो सिलेंडर है ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, ये शीट के दोनों साइड पे है। तो ये इनफाइनाइटली हम लोग बोल रहे हैं लॉन्ग शीट है, ठीक है। ये पॉइंट P हम लोगों ने इधर लिया हुआ है, ठीक है, यस। इसके हम लोग बोले कि जो पॉइंट P है, तो पॉइंट P इज ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, और सिलेंडर इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, ओके, कि हम लोग बोल रहे हैं जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस, ठीक है, ऑन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना भी टोटल चार्ज था वो दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक बात दी नहीं है उन्होंने उन्होंने ये नहीं बताया हुआ है कि हम लोग अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होने वाली है, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा इज वॉट, क्यू अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैं लॉजिक बताता हूँ, उससे आपको ये समझने के लिए आसान हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि ये जो क्यू चार्ज है, ठीक है, वो दोनों साइड पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो जब वो दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो असली में जो एक साइड पे अवेलेबल चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल बी Q/2 अपॉन ए, बराबर है, ओके। तो कैन आई से जो नया वाला जो डेंसिटी रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी सिग्मा डैश विच इज Q/2 अपॉन ए, विच इज नथिंग बट Q अपॉन ए इंटू 2। अब Q अपॉन ए को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी सिग्मा बाई 2। यानी मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि सिंस इट इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग, ओके, प्लेन शीट, और हम लोग बोलते हैं इट इज वेरी सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे, मैं टेक्स्ट बुक का डायग्राम रेफर करता हूँ, ओके, हम लोग बोलेंगे जो चार्ज है वो आगे भी रहेगा और पीछे भी रहेगा, ओके। ये शीट के ये साइड पे भी रहेगा अवेलेबल और ये साइड पे भी अवेलेबल रहेगा, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलते हैं, okay?
कि जो एक्चुअल हम लोग बोलेंगे एक साइड पे अवेलेबल सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इट विल बी सिग्मा बाय 2। ये अभी आपने बस ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, तो इसका जो आगे का डेरिवेशन है वो हम लोग टेक्स्ट बुक से ही देखेंगे। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज infinite thin plane sheet, construct an imaginary cylinder around P with its axis perpendicular to the plane carrying the charge with ends। ओके, यानी ये जो सिलेंडर रहेगा तो इसका जो एक्सिस रहने वाला है वो हम लोग बोलेंगे ये शीट को क्या रहेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस। ओके, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा चार्ज है और जो सिलेंडर रहेगा वो कुछ ऐसा रहने वाला है। ये आपको आ रहा है समझ में? द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज परपेंडिकुलर। अभी आपको एक और बात बताता है कि जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है और जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलने वाले वो एक दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और इसका मतलब जो भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, ओके, तो वो हम लोग बोलने वाले जो बेस ऑफ द सिलेंडर है, सर्कुलर बेस है, उसमें से कैसे पास होके, तो 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलर वे में पास होके। ओके, जो और थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया कि गॉसियन सरफेस का आप वही एरिया कंसीडर करोगे विच इज परपेंडिकुलर और यू कैन से नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। ओके, वापस मैं एक बार ये रीड करता हूँ। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to uniformly charged infinite thin plane sheet, construct an imaginary cylinder around P with its axis perpendicular to the plane sheet carrying charge with ends having cross sectional area ds। अब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाले एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज ds। ये आपको आ रहा है समझ में? और ये जो है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो सिलेंडर है इट इज पासिंग लाइक दिस। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा आर पार पास हो रहा है और जो इसमें से पास हो रहा है तो वो एरिया क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ds। तो ये ds इधर भी रहेगा और पीछे भी रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और वो ds हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इट इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे अभी, द प्लेन शीट passes through the middle of the cylinder length so that the ends of the cylinder are equidistant from the plane sheet carrying the charge। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एक तरह से जो गॉसियन सिलेंडर है, ओके, उसको जो हमारी प्लेन शीट है वो क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज परपेंडिकुलर टू द एंड्स ऑफ द सिलेंडर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ओके, हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच एंड विल बी व्हाट, ई इंटू ds। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या रहता है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, यस, या फिर हम लोग बोलेंगे बेसिकली जो लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू दैट एरिया। और हम लोग बोल रहे हैं कि आप वही एरिया कंसीडर करोगे विच इज ओके परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स। यानी यहाँ पे जो ये दो बेसिस है, ओके, ये पहला बेस और ये जो पीछे वाला जो बेस है, ओके, वही आप कंसीडर करने वाले हैं। ये जो बाकी का एरिया है, कर्व सरफेस एरिया जो है पूरा सिलेंडर का, वो हम लोग बोल रहे हैं इट इज पैरेलल टू व्हाट, लाइंस ऑफ फोर्स। इसलिए हम लोग उसको क्या करने वाले, निग्लेक्ट करने वाले। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। यस, तो हम लोग बोलेंगे since vector E is perpendicular to the plane sheet, it is parallel to the curved surface of Gaussian cylinder। Okay, ये भी डिस्कस किया हमने। Hence, electric flux does not pass through the curved surface of Gaussian cylinder। टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर द गॉसियन सरफेस। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो इफेक्टिव एरिया है वो इफेक्टिव एरिया क्या होने वाला है, तो ये डायग्राम इतना अच्छे से तो नहीं है लेकिन ये जो पार्ट है ये सिलेंडर के पीछे है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यस, इसको मैं रेफर करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये वाला डायग्राम ज़्यादा एक्यूरेट है और समझने के लिए भी ईजी है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा सिलेंडर है जो आर पार जा रहा है शीट के, ओके, यस, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया तो इफेक्टिव नहीं है। तो जो टोटल गॉसियन या जो टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस विच इज एक्चुअली इफेक्टिव, ओके, दैट इज ये पहला वाला जो बेस एरिया है ds और ये जो पीछे वाला जो बेस एरिया है ds, दैट्स इट। इतना ही आपको कंसिडर करना है। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर गॉसियन सर्फेस इज एप्सिलॉन ई इंटू ट्वाइस ds। अब यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग बोलेंगे वेयर ds इज द सर्फेस एरिया ऑफ द एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर, algebraic sum of charges enclosed by the Gaussian cylinder is what, sigma into ds। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो, मैं अभी इसको ऐसे बता रहा हूँ कि हम लोग इसको एकदम सामने से देख रहे हैं। तो ये सिलेंडर यहाँ से पास होने वाला है लाइक दिस। तो ये आगे का एरिया हो गया, यानी ये एक ds हो गया, ठीक है। यस, और इसके पीछे भी एक एरिया है, जैसे ये एक ds हुआ है, ये आपको आ रहा है समझ में, सिलेंडर यहाँ से पास हो रहा है और
हम लोगों को ये वाला भी ds कंसिडर करना है। क्यों? तो वो भी मैं बताता हूँ। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। तो जब हम लोग बोलते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो पूरा सिलेंडर है, ये आगे भी है और पीछे भी है लाइक दिस। क्या आपको आ रहा है समझ में? तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है? तो एकदम सिंपल बात है। पहले तो वो कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है शीट के ऊपर का। तो ये वाला ds इनक्लोज कर रहा है और पीछे वाला ds इनक्लोज कर रहा है। तो आगे का और पीछे का जो हम लोग बोलेंगे छोटा वाला एरिया है ds एंड ds, वो हो जाएगा ट्वाइस ds। ठीक है। और अभी इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरऑल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ओके, हमने क्या बोला, हर साइड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? तो इट इज सिग्मा बाय 2। तो मैं बोलूंगा हर साइड पे जो चार्ज रहेगा दैट विल बी व्हाट, सिग्मा बाय 2 इंटू ds प्लस सिग्मा बाय 2 इंटू ds, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू सिग्मा बाय 2। हम लोग बोलेंगे 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर क्या आएगा? सिग्मा ds। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो सिग्मा बाय 2 ds प्लस सिग्मा बाय 2 ds, ये भी आपको क्या रहेगा? सिग्मा ds। अभी आपको ये क्लियर हुआ है? ओके। तो इसमें एक सिंपल पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चार्ज है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मली दोनों साइड पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए जो एक्चुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हम लोग ऐसे बोलेंगे, वो हाफ हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको? तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, ओके, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर इज व्हाट? सिग्मा इनटू ds। ये क्लियर है आप लोगों को? ये लॉजिक समझे आपको? ओके, यस। नाउ बाय गॉस थ्योरम हम लोग बोलेंगे टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू व्हाट? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय इट। तो इट विल बी एप्सिलॉन ई इंटू 2 ds इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। तो ई क्या हो जाएगा? ई विल बी व्हाट? हम लोग बोलेंगे इट विल बी सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन। ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन प्लेन शीट। ओके, ये क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग चार्ज बॉडी कंसिडर कर रहे हैं वो इरेगुलर शेप की बॉडी है। ठीक है। और उसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो यूनिफॉर्म शेप होता है, जैसे स्पीयर हो गया या सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो कॉर्नर्स रहते हैं, ओके, या फिर शार्प एजेस रहते हैं, वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अभी ऐसा एज्यूम करेंगे हम लोग कि जो चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और इसका एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ ds। ठीक है। अब ये जो ds है, इसके आजू बाजू हम लोग दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। आजू बाजू है क्या? तो जस्ट हम लोग बोलेंगे बॉडी के बाहर, ओके, एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए, और एक इनसाइड द बॉडी हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसको बोलेंगे पॉइंट बी। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो टोटल चार्ज है बॉडी का, ओके, वो टोटल चार्ज में से जो ds है तो उसके ऊपर कितना चार्ज अवेलेबल है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी गिवन बाय व्हाट? ओके, तो हम लोग बोलेंगे ds is infinitesimal area of charge conductor, okay. E is the electric field intensity at point A, okay. E1 is electric field intensity due to charges on ds, okay, ये आपको ध्यान में रखना है। and E2 is the electric field intensity due to charges on the remaining area of the conductor। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ये जो एरिया है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी सिग्मा इंटू ds। ओके, यस, दिस वन। ओके, चाहिए तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, तो क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोग बोल रहे हैं ये एक इरेगुलर शेप की बॉडी है। यहाँ पे हम लोग एक एरिया कंसिडर कर रहे हैं, इसको मैंने शेड कर दिया है, दिख रहा है सबको? ये हो गया आपका एरिया ds। बाहर एक पॉइंट लिया हम लोगों ने, तो मैं बोल रहा हूँ ए, अंदर एक पॉइंट लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ बी, और पूरे बॉडी पे लेटेस्ट से हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है। और लेटेस्ट से जो टोटल चार्ज है, तो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको समझने में ईजी हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। टोटल चार्ज जो है वो है क्यू। ओके, हम लोग बोलेंगे कि जो सिग्मा है दैट विल बी व्हाट? तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी अपॉन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी, एक्सटीरियर सर्फेस एरिया। ओके, यस। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं एरिया ds कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, सो आई विल से चार्ज on the area ds will be equal to what? So it will be sigma
इंटू डी एस। ओके, इसको हम लोग बोलते थे दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। तो आपको एक बात ये ध्यान में रखना है, सिग्मा इंटू डी एस जो है, तो वो क्या करेगा, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, तो हम लोग बोलेंगे उससे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, E1। E1 इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस ऑन ds। ओके, तो सिग्मा ds की वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार रहेगा, उसका जो वेक्टर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको E1 बोलेंगे। और जो रिमेनिंग चार्ज है ऑन द बॉडी, रिमेनिंग चार्ज ऑन द बॉडी, तो वो चार्ज क्या रहने वाला है, तो लेटेस्ट से मैं बोलूंगा Q माइनस सिग्मा इंटू डी एस, उससे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगी विल कॉल इट एज व्हाट, ओके, इट विल बी E2। ये क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम लोगों ने एक डेरिवेशन देखा था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ओके, विच इज जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर, ओके, और अ चार्ज बॉडी ऑफ एनी शेप इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये डायग्राम देखेंगे तो पॉइंट ए पे, ओके, अगर मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है, तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होने वाले हैं। एक तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज ऑन ds, एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिमेनिंग चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, यानी यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो पॉइंट ए पे मैं ऐसा बोलूँगा, एक जो फील्ड अवेलेबल है वो E1 है, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज है उसका हम लोग जो फील्ड कंसिडर कर रहे हैं वो E1 है, और जो रेस्ट ऑफ द चार्ज है ऑन द एंटायर बॉडी, उसका भी फील्ड रहेगा, दैट विल बी व्हाट, E2। सो व्हाट विल से, एट पॉइंट ए electric field vector E will be given by the vector sum of E1 plus E2। ये क्लियर है। और अगर मैं E की मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो पॉइंट ए इज जस्ट आउटसाइड व्हाट, अ चार्ज बॉडी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, यस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 2। सो इन दिस केस विल से फ्रॉम द इक्वेशंस 12.23 एंड 12.24, E1 प्लस E2 क्या है, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि जो E1 एंड E2 है ऑलमोस्ट क्या है, उनके डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अगर उनके डायरेक्शन सेम है तो मैं बोलूँगा कि जो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है उनको डायरेक्टली हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो लॉजिक से E का वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट कैन बी E1 प्लस E2। अभी जो डायरेक्शन सेम है वो अप्रोक्सीमेशन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये क्लियर है। ओके, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो ऐसे केस में आपको मिलेगा, ओके, लेट अस से दिस इज योर, ये ऊपर का एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, तो कैन आई से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2। ओके, दैट इज योर रिजल्ट नंबर 3। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी पे अगर हम लोग बोलेंगे, okay, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है E1 एंड E2, okay, उनके डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। कैसे, मैं बोलूँगा ये जो चार्ज बॉडी, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के तरफ रहेगा, अगर हम लोग बोलते हैं कि इफ इट इज प्रेजेंट, ओके, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर की तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस तरह से होता। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जो पॉइंट है और पॉइंट बी एक्चुअली बहुत क्लोज है, ये दोनों बहुत क्लोज है। ओके, तो जैसे E2 का इफेक्ट, ओके, पॉइंट ए पे था, वैसा ही E2 का इफेक्ट क्या होने वाला है, पॉइंट बी पे भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको E2 इस तरह से बोल देता हूँ। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल तो है, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, यानी एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल या ऐसे बोलेंगे, ओके, दे आर पैरेलल टू वन अनदर, ओके, बट उनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, तो ऐसा मैं बोलूंगा, एट पॉइंट बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी EB विल बी इक्वल टू व्हाट, अब ये अपोजिट डायरेक्शन है तो इनको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। लेकिन हम लोगों को एक और बात पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द बॉडी, अभी कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो जिसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया,
तो इनसाइड द बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है क्या, या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं क्या, नहीं। तो लॉजिकली हम लोग बोलेंगे ईबी का वैल्यू क्या है, जीरो है। ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू वॉट, ई वन माइनस ई टू। तो आपको क्या मिलेगा, ई वन इज इक्वल टू वॉट, ई टू। ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 4। अब ई वन इक्वल टू ई टू रिजल्ट 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओके, यू विल गेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ई वन, ओके, और यू कैन से इट इज इक्वल टू ट्वाइस ई टू। therefore e1 equal to e2 will be equal to what, sigma upon twice epsilon। ठीक है, अब ये जो डेरिवेशन है, ओके, ये आपका ऐसे समझ लो 80% यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ओके, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ एक्सटर्नल चार्ज विच इज प्लेस्ड इन दैट फील्ड। तो हम लोग बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन डीएस क्यों होगा, तो डीएस के ऊपर कुछ चार्ज है और वो चार्ज का वैल्यू क्या है, इज सिग्मा इंटू डीएस। तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो सिग्मा इंटू डीएस है, ओके, उसके ऊपर जो रेस्ट ऑफ द चार्ज है, रेस्ट ऑफ द चार्ज यानी क्या, ये वाली वैल्यू, तो जो रेस्ट ऑफ द चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्ट करेगा और इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा, ओके। तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, therefore फोर्स एक्टिंग, तो ध्यान से सुनना, ऑन चार्ज ऑन एरिया डीएस। इसमें जो टर्म्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो एकदम ध्यान से आप लोगों ने देखने हैं, ओके। इज गिवन बाय, तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, ओके, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं बोलूँगा एफ विल बी इक्वल टू वॉट, ई इंटू क्यू। मैं बोलूँगा दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज इनटू, ओके, अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, बहुत हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा मटेरियल एक ही स्पेस में आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑन एरिया डीएस, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्ज, ओके, रेस्ट ऑफ द चार्ज यानी ये, इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डीएस, ओके। तो वो आपको क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस विल बी एफ विल बी इक्वल टू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज जो रहने वाला है उसको मैं ई टू बोलूंगा, जैसे हम लोगों ने बोला था, ओके। जो रिमेनिंग चार्ज है, ओके, वो क्या फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ई टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दिस एरिया, तो वो होने वाला है सिग्मा इंटू डी एस, ओके। ये क्लियर है, अभी काफ़ी सारी जगह नहीं है हमारे पास लिखने के लिए, मैं ये साइड का स्पेस क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू ई टू इंटू सिग्मा इंटू डी एस, ओके, यस। अब हमारा E2 का वैल्यू क्या है, तो E2 का वैल्यू जो मिला है दैट इज योर सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन, ओके, इनटू दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सिग्मा इनटू डीएस। ये डीएस यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज E इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है, E इंटू एप्सिलॉन। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन, ओके। इसको कैंसिल किया तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। दिस इज द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये डेरिवेशन डायरेक्टली मैंने व्हाइट स्क्रीन के ऊपर ही सॉल्व कर लिया, ये आप लोगों ने देख लेना आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिकली एक पहला वाला जो इक्वेशन मिलेगा, ओके, हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन, ओके। ये एक रिलेशन ध्यान में रखो, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो स्क्वायर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसमें जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, ओके, ये सिग्मा को अगर एप्सिलॉन ई सब्स्टिट्यूट किया तो आपको फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ओके, दैट विल बी व्हाट, तो इट विल बी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ओके। एप्सिलॉन को अगर हम लोग उसका पूरे फॉर्म में लिखते हैं तो एप्सिलॉन क्या रहने वाला है, इट विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू के,
ओके यस, तो ये आपका इक्वेशन फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, इट इज सिमिलर टू द, या इट इज रिलेटेड टू दिस डेरिवेशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके, इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। तो जो अभी अब हमने डेरिवेशन देखा उसमें जो आंसर आया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज व्हाट, हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। ठीक है यस, और जैसे इसका एक और रिजल्ट है वो भी हम लोग लिख लेते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ओके, दैट वाज सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन। ये भी लिख लेते हैं यस। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो अगेन हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक इरेगुलर शेप बॉडी, उसके ऊपर एक एरिया ds कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस। इसको शेड कर दिया मैंने। जो ds के ऊपर चार्ज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन ds विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू ds। अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है सिग्मा क्या है, ये पहले अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है पिछले डेरिवेशन में। इसको बोल देता हूं मैं रिजल्ट नंबर 1। और जो रिमेनिंग चार्ज है ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो चार्ज क्या करेगा, ओके, ये चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा। ओके, ऐसा समझ लेते हैं कि जो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी है, ओके, जैसे हम लोगों ने लास्ट डेरिवेशन में लिखा था, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज लेट अस से कैपिटल क्यू, चार्ज ऑन ds सिग्मा ds है, तो हम लोग बोलेंगे रिमेनिंग चार्ज जो है दैट विल बी q माइनस सिग्मा ds। ओके, और ये जो q माइनस सिग्मा ds है वो सिग्मा ds को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन ये समझने के पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर, work has to be done to bring a charge on the surface of conductor. The work done is stored in the electric field, okay, surrounding the conductor in the form of electrostatic energy. The electrostatic energy per unit volume is called as energy density. Okay, हमें एनर्जी डेंसिटी का क्या करना है, डेरिवेशन निकालना है। ओके यस, अब यहाँ पे भी बेसिकली उन्होंने वही दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको आ गया है समझ में। ओके, देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब आप चार्ज डिपॉजिट करना चालू करते हो तो जो इनिशियल चार्ज जो जाता है, ओके, तो इनिशियल चार्ज वो स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद जो भी नया चार्ज आएगा तो वो क्या फील करेगा, इट विल फील सम काइंड ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द ओरिजिनल इनिशियल चार्ज। ओके, तो जो भी नया चार्ज हमेशा ऐड होगा, ओके, वो नया जो चार्ज है उसको ऐड करने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो जो वर्क करना पड़ता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक या दो लेक्चर पहले देखा था कि अगर तीन चार्जेस हम लोग एक सिस्टम में रखते हैं, Q1 Q2 Q3, Q1 अगर मैं लाता हूँ तो Q1 के ऊपर ज़्यादा हम लोगों का एफर्ट नहीं जाता है, क्योंकि वो जो स्पेस है वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब मैं Q2 को लेके आता हूँ तो Q1 उसको क्या करता है, रिपेल करता है। जो तीनों ही चार्जेस हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो जब मैं Q2 को लेके आया उसके ऊपर मेरे को वर्क करना पड़ा, क्यों, तो जो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सिमिलरली जब मैं Q3 को लेके आया तो बोथ Q1 एंड Q2, ओके, दोनों क्या कर रहे थे, Q3 को रिपेल कर रहे थे। तो हम लोग बोलते हैं कि जब तीन चार्जेस एक साथ हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेस में रखते हैं तो हमें उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। सिमिलर टाइप का वर्क हम लोग बोलते हैं, या सिमिलर टाइप का हम लोग बोलते हैं एनर्जी, यहाँ पे भी हमें ओके देनी पड़ती है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं चार्जिंग प्रोसेस में, ओके, वी हैव टू डू वर्क ऑन द चार्ज टू डिपॉजिट इट ऑन द कंडक्टर। ओके, अब इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, we know that the mechanical force acting per unit area of charge conductor is half epsilon square। ओके, वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, the mechanical force acting normally outwards on the area ds of the charge conductor is what, half epsilon square ds। यानी यहाँ के ऊपर जो एक फोर्स एक्ट हो रहा है बाहर की तरफ, यानी ये इसको रिपेल करने का काम कर रहा है, तो उसका जो वैल्यू रहने वाला है, ओके, दैट फोर्स का वैल्यू उसको मैं F बोल देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू ds। ये जो ds है वो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमेजिन दैट द एलिमेंट ds इज पुश्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस dl
ओके डीएल अंडर एक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया डीएस। यानी ये जो एरिया था ओके तो वो रिपेल हो गया। अब ऐसा पूरा का पूरा तो एरिया बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एकदम छोटे लेंथ से वो क्या हो गया, बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो गया। ओके इस तरह से हम लोग बता रहे हैं, बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो गया और जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है उसको हम लोग बोल रहे हैं डीएल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके वी आर गोइंग टू से to restore the element back on the surface, equal and opposite force F must act on the element. Therefore, to restore element back on the surface, equal and opposite force F must act on the element. Therefore, element moves very slowly back through distance dl. During this, work is done and it is given by dw is equal to F into dl. अब यहाँ पे जो भी मैकेनिकल फोर्स एक्ट हो रहा था, जो एलिमेंट को बाहर की तरफ लेके गया, तो एलिमेंट को वापस अंदर डालने के लिए हम लोगों को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके उससे थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे फिलहाल उसका वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, एफ। तो उसको अपने ओरिजिनल पोजिशन पे ओके वापस लेके जाने के लिए जो वर्क हम लोग करेंगे दैट विल बी एफ इंटू द डिस्प्लेसमेंट। ओके तो वापस हम लोग यहाँ पे डीएस पे लेके जाना चाहते हैं। तो अभी ये कैसे लिखेंगे हम लोग, सो दिस विल बी व्हाट, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ds into dl, दिस विल बी dw। अब यहाँ पे आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, कैसे, मैं बोलूंगा ये हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर है, दिस इज द एरिया। ओके ओके लेट अस से वो जो एरिया है हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सर्कुलर शेप का है, तो वो सर्कुलर शेप का एरिया इनटू द लेंथ। ओके कैन आई से दिस विल बी नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके इसको एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करो, तो हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर आप उसको यहाँ पे बोल सकते हो पाई आर स्क्वायर की जगह पे ds और h की जगह पे हम लोग dl डाल देते हैं। तो कहना है सी ds इंटू dl इज नथिंग बट कितना वॉल्यूम वहां पे स्पेस में क्या हुआ, स्वैप हुआ है। ओके ये आपको आ रहा है समझ में। ओके ये आपको ध्यान में रखना है, कितना वॉल्यूम हम लोगों ने वापस क्या किया, कवर किया। okay? जब वो ds को डिस्प्लेस किया, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, dv। अब अगेन रियल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग उसको इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा सोचो। हम लोग बोलेंगे dw अपॉन dv विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब जो भी हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क कौन से फॉर्म में करते हैं, ओके या जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको डी डब्ल्यू की जगह पे मैं डी यू बोल देता हूँ, सो डी यू अपॉन डी वी विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। यहाँ पे आपका डेरिवेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब टेक्स्ट बुक में जो सिंबल्स यूज किए वो देख लेते हैं एक बार। तो उन्होंने भी डी ओ अपॉन डी बी बोला है, ओके यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इट इज कमिंग एज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर विच इज हाफ एप्सिलॉन की जगह पे क्या डालेंगे, के इंटू एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर लेता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई स्क्वायर। ओके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर रिजल्ट नंबर 3। ठीक है अब इसमें एक और पॉइंट बोला हुआ है, अगर हम लोग एयर कंसीडर कर रहे हैं, सपोज ये जो बॉडी उसको एयर में प्लेस किया, तो के का वैल्यू क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1। के का वैल्यू 1 है तो आपको मिलेगा डी यू अपॉन डी वी विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके के का वैल्यू यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है यस। तो इसके साथ आपका बेसिकली आज ये भी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आज क्या सीखा, ओके फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ चार्ज कंडक्टर, एंड हम लोग बोलेंगे सेकंड जो हमने देखा दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ओके यस ये जो एनर्जी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपका है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ओके तो लेट स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ओके अब बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस रहते हैं, यानी आप उसको नॉन मेटल्स बोल सकते हो। ओके नॉन मेटल्स की जगह पे मैं ऐसा बोलूंगा, ओके जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं या फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं। ओके ये ध्यान में रखना है। जैसे मेटल्स में हम लोग बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर कंडक्टिविटी। ओके यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऐसे फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते। ओके so what we say is hence there is no possibility of movement of free charges, okay, and it will not conduct any electricity. However, when a dielectric material
is subjected to an external electric field, dipole moment is induced, arising out of stretching and reorientation of molecules of dielectrics. Okay, डायपोल मोमेंट मैंने आपको बोला था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट क्या होता है, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ओके दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस ओके, वो क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है अगर उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट एक्सपीरियंसेस व्हाट अ टॉर्क, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय व्हाट, वी से टाउ इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है। इसमें जो P है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और ये जो P होता है तो उसका वैल्यू होता है Q इंटू 2L, ये आपको ध्यान में रखना है ओके। यस, एनीवे ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स देख लेते हैं। सो however when dielectric material is subjected to an external electric field, dipole moment is induced arising out of stretching and reorientation of molecules of dielectrics। अब ये कैसे होता है वो भी देखेंगे। This collective effect of all the molecular dipole moments is accumulation of net charges on the surface of dielectric which produce a field that opposes external applied field. This decreases the net field in the dielectric। ये ना हम लोग बोलते हैं जब कोई dielectric material को हम लोग external field में रखते हैं, ठीक है, तो वो अपना खुद का क्या करता है ओके, एक कम मैग्नीट्यूड का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। अब कैसे करता है तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स जो है तो उसके एग्जांपल्स दिए हुए, सिरेमिक्स, ग्लासेस, प्लास्टिक्स, रबर, माइका, एस्बेस्टोस, सो ऑन। लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स के कुछ दिए, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन ऑयल, मैग्नीशिया, ओके। टू थ्रो लाइट ऑन दिस फिनोमेना लेट अस स्टडी डाइलेक्ट्रिक्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, ओके। तो दो टाइप के हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक में, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल यानी क्या, तो हम लोग बोलते हैं ये ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी of positive nuclei and the revolving electrons do not coincide, okay, yes, are separated, okay। इसका मतलब क्या हम लोग बोलते हैं कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है और जो नेट नेगेटिव चार्ज है ओके, यस, तो उनका हम लोग बोलेंगे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेपरेटेड है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे देयर विल बी ऑलवेज व्हाट, सम परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होते तो हम लोग बोलते हैं देयर वुड हैव बीन नो परमानेंट ओके डाइपोल मोमेंट, या जीरो डाइपोल मोमेंट होता, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके एग्जांपल क्या है, HCl, H2O, N2O, ठीक है। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे बिहेव एज व्हाट, पोलर मॉलिक्यूल्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो पोलर मॉलिक्यूल्स आर असिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, ओके, यस। तो पोलर मॉलिक्यूल का यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स और ड्राइंग दी हुई है, वो एक बार आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज दैट मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियाई ओके एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कोइंसाइड, यानी ओवरऑल जो नेट पॉजिटिव चार्ज है और नेट नेगेटिव चार्ज है उसका दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, कोइंसाइड होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री, ओके। जैसे इसके एग्जांपल है ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ओके, तो या फिर CO2 हो गया। तो जहाँ पे सिमेट्री रहता है ओके, यस, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल ओके बेसिकली फॉर्म होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे CO2 हो गया या फिर H2 हो गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये CET में भी आता है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, इट इज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ओके, इट इज व्हाट, वी से इट इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये आपको ध्यान में रखना है ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं, नाउ इफ सच अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस in the non-polar molecules are displaced in opposite direction, okay। This displacement is continued till external force on constituent charges and the restoring force due to internal molecular field are balanced। अब ये क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे डिटेल में ओके। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये दो डायग्राम देखेंगे। तो ये हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डायग्राम है ओके। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे देयर इज नो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी क्या, तो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं रहता ओके, यस। इसको आप सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं ओके। अब ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैंने जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है इसके आजू बाजू ओके, या फिर हम लोगों ने कोई इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है ओके। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, यानी मैं बोलूँगा ओवरऑल नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज ओके, वो हम लोग बोलते हैं थोड़े से सेपरेट हो जाता है ओके।
यानी हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है। ओके, यानी उसका जो साइज है वो भी क्या होता है, चेंज होता है, बढ़ जाता है। और ये इलोंगेशन होने के बाद हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन होता है। रीओरिएंटेशन होता है यानी क्या, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारे लाइंस ऑफ फोर्स है, ओके, वो लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे मूव टूवर्ड्स नेगेटिव, ये तो पता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने हमारा मटेरियल रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक, ओके, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपको कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि ये साइड जो है वो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकल रहे हैं, और ये साइड जो है आपका वो क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव साइड है वो ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव की तरफ अलाइन हो जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरह से अलाइनमेंट दिख जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो। ओके, ये क्लियर है। और हम लोग बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट होता है इट इज पैरेलल टू द फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं थोड़े और एक दो मॉलिक्यूल्स दिखा देता हूँ, लाइक एकदम परफेक्ट ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे इसमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि ओवरऑल जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पे सरफेस हो जाता है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड पे सरफेस हो जाता है। और हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पे अलग कलर यूज कर लेता हूँ, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है और ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है डाइलेक्ट्रिक में, वो खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सेट करता है। लाइक दिस। तो अभी ओरिजिनली भी हम लोग बोलते हैं ये लाइंस ऑफ फोर्स थे, लेकिन यहाँ पे नए लाइंस ऑफ फोर्स तैयार हो रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड माइनस, ओके, जो डाई इलेक्ट्रिक का हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपको आ रहा है समझ में। तो ये हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, आगे का जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, यस, अभी आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो आगे का जो पूरा थियरी है वो आप लोगों ने रीड करना है। अगले लेक्चर में जो टॉपिक है हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक और पॉइंट है, जिस तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं उसी तरह से हम लोग बोलते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल है वो भी बिहेव करते हैं। बस पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, पहले से डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होता है, यानी वहां पे हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो इलोंगेट नहीं होगा, ज्यादा इलोंगेट नहीं होगा, यानी वहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का ऐसा सेपरेशन नहीं होता है। ये आपको आ रहा है समझ में। रियल में सेपरेशन नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पोलराइजेशन आ जाता है। मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें पहले से ही क्या रहता है, हम लोग बोलते हैं एक डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट होता है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद को क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है, यस। एनीवे, इसके आगे की जो भी थियरी है वो हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपने क्या करना है, ग्रुप के ऊपर पूछना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।